एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स हो गए या फिर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हो गए, सभी परीक्षाओं में चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित एक टॉपिक जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत रहता है। उसी टॉपिक पर आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। और इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से है, साथ में जो है भारत में जो इलेक्शन पैटर्न है वो किस किस प्रकार के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, और भारत में जो चुनाव के तरीके हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्शन है, इन तमाम पहलुओं पर हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं और सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इलेक्टोरल पैटर्न एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हम इससे पहले चुनाव की जो रिक्वायरमेंट है भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत उसे समझने का प्रयास करेंगे। चुनाव की आवश्यकता क्यों है और चुनाव होता क्यों है। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत ने संविधान एडॉप्ट किया है, उस संविधान में भारत को लोकतंत्र के रूप में जो है स्वीकार किया गया है, डेमोक्रेसी के रूप में स्वीकार किया गया है। और एक डेमोक्रेसी की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और ये सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोग अपनी इच्छा से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों को चुन सकते हैं या फिर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों को चुन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ताकि उन लोगों के ऊपर सत्तारूढ़ होने वाली पार्टी सत्ता में आ सके। अर्थात सत्तारूढ़ तभी होगी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब जनता के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उसका चयन हुआ है। तो लोकतंत्र की सरकार को स्थापित करने के लिए चुनाव प्रणाली की आवश्यकता है, इलेक्शन मैकेनिज्म की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद जनता के लिए जो है चुनाव होते हैं। तो भारतीय जो संविधान है ये जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशनों का प्रावधान इन चुनाव प्रणालियों के द्वारा करता है, प्रातिनिधिक संस्थानों की बातें। और जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हीं के समूह के द्वारा भारत को शासित किया जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशनों में दो प्रकार से लोग आ सकते हैं, और उसमें पहले तो होते हैं इलेक्टेड, जो चुनाव लड़के और जीत के आए हैं, और कुछ होते हैं इसमें नॉमिनेटेड, मनोनीत, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि उनका मनोनयन कुछ प्रावधानों के अंतर्गत हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड की, ये भारत में जो है पंचायती व्यवस्था से लेकर के राष्ट्रपति पद तक के बीच के तमाम स्तरों पर देखने को मिलता है। तो भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद के बीच की जो तमाम राजनीतिक संस्थाएं लोकतंत्र का हिस्सा हैं, उनमें इस तरह के लोग हमें मिलेंगे। और हमने ये जो व्यवस्था भारत में संविधान के लागू होने के बाद आरंभ की है, इसका प्रोविजन भारत ने जिस देश से लिया है वो वही देश है जिसने भारत में एक लंबे समय तक शासन किया, अर्थात इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन या फिर उसी को हम यूके भी आज हम बोलते हैं। तो भारत ने ये प्रावधान रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशनों का ब्रिटेन से लिया है। अब इसके अंदर जो है इलेक्शन, जैसे हम कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चुनाव प्रणाली की आवश्यकता है, और
ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसको हमने संविधान में जो है एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, जो संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया है। तो इस डेमोक्रेसी में जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो अलग अलग पार्टीज के हो सकते हैं या फिर जो है निर्दलीय भी हो सकते हैं। और ये जो पार्टी चुनी जाती है, ये निर्दलीय चुनी जाते हैं, ये बाद में रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी दल बनता है। ये तो ये सत्ताधारी दल वही बनेगा जिसे मैंडेट मिलेगा जनता का। तो जनता ने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने ऊपर शासन करने वाली एक राजनीतिक दल को चुन लिया है, एक सत्ताधारी दल को चुन लिया है। और ये सत्ताधारी दल तभी सत्ताधारी बनता है जब जनता ने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उसका चयन किया है। तो भारत में चुनाव व्यवस्था की इसीलिए आवश्यकता है। अब ये जो चुनाव व्यवस्था है, इसको व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए हमारे संविधान में इसका प्रावधान स्पष्ट रूप से जो है वर्णित किया गया है, ताकि भारत में तमाम स्तरों पर, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति स्तर तक, चुनाव व्यवस्थित नियम प्रावधान के अंतर्गत जो है संपादित हो सके। तो कौन कौन से वो भाग हैं हमारे संविधान में जिसके बारे में जो है जिसमें चुनाव के बारे में जो तमाम बातें बताई गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भागों में बांटा गया है और इसमें से जो भाग 15 है उसके अंतर्गत इसका उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भारत में चुनाव होगा, चुनाव की व्यवस्था क्या होगी, चुनाव का नियंत्रण कौन करेगा, वोटर लिस्ट कैसे बनेंगी, किसके पास है शक्तियां होंगी, विवाद होने पर उसका निपटारा कहां से किया जाएगा। ऐसे तमाम बातें संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में वर्णित किया गया है। तो जैसे इसके अंदर ये आर्टिकल 324 है, इसमें कहा गया है कि भारत में चुनाव किस किस के होंगे, राष्ट्रपति का होगा, उपराष्ट्रपति का हो गया, संसद का हो गया, विधानसभाओं के हो गए। ये तमाम जो चुनाव हैं, इन तमाम चुनावों को संचालित करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का प्रावधान सामान्य रूप से अनुच्छेद 324 में वर्णित है और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इन तमाम लोगों का चुनाव का संचालन करती है। ये हम एक छोटा सा इसमें क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बाकी जो मूल बातें हैं कि जो है भारत में चुनाव होता कैसे है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये क्या चीज है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या चीज है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 325 ये कहता है कि भारत में धर्म, जाति, लिंग, वचन और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना तमाम लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जो वोटर लिस्ट होती है उसमें शामिल होने का प्रावधान है। भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकते हैं और फिर वो जो है भारत में पार्लियामेंट के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 325 इसका जो है प्रावधान करता है। 326 तमाम लोगों को वोट देने के राइट को स्पष्ट करता है और ये जो है आर्टिकल 326 कहता है कि भारत में तमाम वयस्क व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हैं और संसद और विधानसभा के बनाए गए किसी कानून के द्वारा उनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे तमाम लोगों को भारत में वोट देने का एक अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है। तो आर्टिकल 326 के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने का राइट मिलता है। 327 क्या कहता है
कि पार्लियामेंट के पास ऐसी शक्तियां हैं कि भारत में चुनाव कैसे होना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए प्रावधान क्या रहेंगे, संसद के चुनाव कैसे होंगे, राज्य विधानमंडलों के चुनाव कैसे होंगे, उन तमाम चीजों के लिए कानून बनाने की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 327 के अंतर्गत। 328 के अंदर जो है स्टेट के पास भी ये पावर है कि राज्य में जो चुनाव होने हैं, राज्य में जो है लोकल चुनाव होते हैं, उन लोकल चुनावों के लिए जो है रूल रेगुलेशन प्रावधान और तमाम अन्य कार्यों को करने की शक्तियां स्टेट असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है आर्टिकल 328। और 329 में यहां तक प्रावधान किया गया है कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इन कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी चुनाव कब होना है, क्या होना है, किस तिथि पर होना है, इस पर न्यायालय जनरली इंटरफेयर नहीं करता है। परंतु जैसे हम ये भी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का केयर टेकर है, गार्जियन है। अगर कुछ भी कभी भी किसी भी स्तर पर जो है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालयों को उसे रोकने की पावर दे रखी है और ऐसी अवस्था में इंटरफेयर करेंगे, परंतु सामान्य चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं होगा, खासकर चुनाव प्रक्रिया के प्रोसीजर के अंदर। यह आर्टिकल 329। तो ये पार्ट तो हो गए हैं सिंपली जो एक जर्नल ओवरव्यू है, इसका विस्तार और ज्यादा है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन का काम है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी एंड एमएलए तमाम लोगों के चुनाव को साफ सुथरे ढंग से संचालित करना। अब इसमें जो है ये जो कानून कोई ऐसे हैं जिनके अंतर्गत भारत में चुनाव होते हैं या जिनके प्रावधानों के अंतर्गत इन चुनाव का नियमन होता है, संचालन होता है, कार्यवाहियां की जाती हैं, तो बिना ऐसे कानूनों की जानकारी के हम चुनाव प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो भारत में जो चुनाव आयोग है, चुनाव संपादित करवा रहा है, किस कानून के अंतर्गत ये तमाम चीजें आती हैं। तो इसके लिए जो है भारत में समय समय पर अलग अलग कानून बने हैं, लॉज बने हैं, एक्ट बने हैं और उनके माध्यम से इनका जो है संचालन होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ कानून है, जैसे इसमें एक आता है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का। भारत में तमाम कानून, क्योंकि संविधान में तो जो है आर्टिकल दे दिए गए हैं, उन्हीं आर्टिकल और प्रावधानों के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट क्या बनाती है, लॉ बनाती है और फिर उन लॉ के द्वारा चीजों को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है। तो ये जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है जिनके माध्यम से चुनाव का जो है संचालन किया जाता है। ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट का प्रावधान है। परिसीमन आयोग अधिनियम है 1952 का। तो इसमें क्या होता है, हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है उस जनसंख्या को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है बराबर। क्योंकि जो सीटें हमारे पार्लियामेंट में है, जैसे लोकसभा में जो है पहले 552 का प्रावधान अब 585 हो गई हैं, राज्यसभा में 250 का है, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में अलग अलग प्रावधान है। तो पूरे भारत को 550 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना होगा बराबर पॉपुलेशन पे। तो उसको निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग होते हैं। तो इसका भी जो है प्रावधान है, ये भी चुनाव से संबंधित है। उसके अलावा वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मतदाता पंजीकरण अधिनियम है 1960 का। तो इसके अंदर पंजीकरण की प्रक्रिया चलती है। उसके अलावा इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है, यानी जो चुनाव लड़ने वाली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या निर्दलीय सदस्य हैं, इनको चुनाव में एक चिन्ह दिया जाता है और उस चुनाव चिन्ह के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं और मतदाता अपना वोट देते हैं। तो इसका जो एक्ट है, ऑर्डर है 1968 का है। उसके अलावा इलेक्शंस एंड रिलेटेड एक्ट है, ये अमेंड हुआ है, संशोधित हुआ है। ये एक तो 2003 में हुआ था और दोबारा इसमें जो है फिर से संशोधन हुआ 2021 में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की चुनाव व्यवस्था से संबंधित प्रावधान और जिन कानूनों के अंतर्गत भारत में जो है प्रेसिडेंट से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज और तमाम चुनाव होते हैं, उनसे संबंधित ये सभी लॉज हैं,
जिनके अंतर्गत जो है इनका संचालन किया जाता है। अब किसी भी देश में चुनाव का तरीका क्या होगा? मतदाता यानी वोटर ने वोट डाल दिया, फिर उसके विनर की घोषणा कैसे होगी, विजेता की घोषणा कैसे होगी? क्या उसमें कोई पैरामीटर है कि कम से कम इतनी वोट लाएगा तभी जीतेगा, या इतनी वोट का कोई हिसाब ही नहीं रखा है, जितने भी वोट लाए और वो सबसे ज्यादा है और उतने पे जो है उसे विजेता घोषित कर दिया गया? तो ऐसा क्या प्रावधान है? ये काफी महत्व का है। तो भारत में इस व्यवस्था के लिए दो नियम लगते हैं, दो प्रणालियां हैं, जिसके आधार पर जो है भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन आगे बढ़ता है। तो हम इसको इलेक्शन सिस्टम कहेंगे। इस इलेक्शन सिस्टम में पहला जो हिस्सा है ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हम इसको हिंदी में कहते हैं बहुलवादी प्रणाली। ये बहुलवादी प्रणाली क्या है? ये खासकर भारत में चुनाव जो है दो तरीके से होते हैं। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हुआ जिसमें देश की आम जनता जो 18 साल से ऊपर की है, कानूनों के द्वारा उसे निषेध नहीं किया गया है, और वोट देता है और तब जो है कैंडिडेट प्रत्याशी चुना जाता है। ऐसे चुनाव को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस डायरेक्ट इलेक्शन में जो है एक तो आते हैं लोकसभा के सदस्य, दूसरे आते हैं विधानसभा के सदस्य, बाकी जो है जो लोकल लेवल का है वो अलग है। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती है सीधा, उपराष्ट्रपति जनता नहीं चुनती है, राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी जनता नहीं चुनती है। अर्थात इनको कोई और चुनता है, वो निर्वाचक मंडल कहते हैं, हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उनको। तो उनका चुनाव अलग हो जाता है। तो जिन जिन का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है उनके चुनाव के लिए जो पद्धति है उसे कहते हैं हम द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में कहा जाएगा बहुलवादी प्रणाली। तो डायरेक्ट इलेक्शन में लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए इस्तेमाल क्या है इसका प्रावधान? इसमें प्रावधान यह है कि जब जनता ने वोट दिया और जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे, उन प्रत्याशियों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे वो टोटल दिए गए वोटों से 50% से भी नीचे है, यानी 50% वोट भी नहीं लाया है, तब भी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर वोट डालने वाले लोग हैं 1000 और इसमें हमने कोई मानक ही नहीं रखा कि कितने पे विनर बनाया जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि जो 300 वोट लाया सबसे ज्यादा है, हमने उसी को घोषित किया। यहां पर कोई मानक नहीं रखा हमने कि जैसे 50% वोट जब किसी प्रत्याशी को मिलेंगे तभी जाके उसे विनर घोषित करेंगे, ऐसा इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं रखा है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें जो है वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। और इसमें कई बार ऐसा होता है जैसे हम कहते हैं त्रिशंकु चुनाव हो गया, या फिर जो है 2-3 कैंडिडेटों के लगभग एक जैसे मत हैं और उनमें थोड़ा बहुत का अंतर है और 5 से जीत गया। तो ऐसी अवस्था में कई बार कैंडिडेट 30-40% वोट लाने पर भी विजेता बन जाता है, और कुछ अवस्थाओं में ऐसा हो सकता है कि 50% या उससे ज्यादा वोटों से भी जीत सकता है। बट मानक नहीं है, जितने भी लाएंगे और सबसे ज्यादा जीत जाएगा। तो तब हम कहते हैं ये इस व्यवस्था से जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसे सबसे ज्यादा लोगों का मत मिलता है, मैंडेट मिलता है, जनादेश मिलता है, वो विनर बन जाएगी। इसमें कई बार हम त्रुटियों के रूप में, शॉर्टकमिंग से रूप में क्या देख सकते हैं कि इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वोटिंग कम मिली है उसे, फिर भी जो है वो पावर में आ गई है, सत्ता में आ गई, जीत गई है। तो ये इसमें एक वीकनेस है। कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट को 30% ही वोट मिले और तब भी वो विनर हो गया है। तो ये सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिख रहा है उस पार्ट के अंदर, ये कह रहे हैं। तो ये पहला तरीका हो गया भारत में चुनाव का। दूसरा तरीका क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
ये जो है एकल हस्तांतरणीय चुनाव व्यवस्था है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस व्यवस्था में यह होता है कि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट हासिल करना पड़ता है, और जब किसी कैंडिडेट को मिनिमम नंबर ऑफ वोट लाना ही लाना पड़ेगा तो तब हम उसे कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय या एकल सकर्मणीय चुनाव व्यवस्था। इस तरह का वोट सिस्टम किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? ये प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के लिए ये वाली प्रणाली इस्तेमाल होती है। और इन तमाम लोगों को चुनने का काम हम नहीं करते हैं, जनता नहीं करती है, बल्कि इनको चुनने का काम एक इलेक्टोरल बॉडी करती है, एक निर्वाचक मंडल करता है। तो ये निर्वाचक मंडल अलग होता है। जैसे प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है उनको चुनता कौन है, तो हम नहीं चुनते हैं, तो फिर कौन चुनता है? इनको चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स एक, उसके अलावा स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर राष्ट्रपति चुना जाता है भारत का। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हमारी जो संसद है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के समस्त सदस्य आएंगे, मेंबर्स, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुनेंगे। तो इनको हम इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से। तो भारत में चुनाव के दो तरीके हो गए हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। इसके अंतर्गत जो है हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या चीजें हैं? प्रोपोर्शनल, इसमें एक तो ये आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीट मिलेंगी जितना उसके पास वोट्स है, यानी उसके वोटों के आधार पर उसको सीट अलॉट की जाती है, और इस सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सीट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर वोट रेशो इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो इस आधार पर सीट जब मिलेंगी किसी पार्टी को तो हम उसे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। दूसरा है इसी का हिस्सा सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय, ये एकल हस्तांतरणीय। इसमें क्या हो रहा है कि टू सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन, यानी कोई ये वाला चुनाव, ये खासकर इस चुनाव को जीतने के लिए मिनिमम कोटा लेना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा, और तभी जाके कैंडिडेट जीत पाएगा। तो इसके लिए जो है ये जो है कोटा सिस्टम है, और इस कोटा सिस्टम का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द टोटल पोल्ड वोट, यानी कितने मत पड़े, उसके साथ में +1 कर देंगे। नंबर ऑफ द सीट्स दैट हैज टू बी फिल्ड, जितने सीटें भरी जानी इसके द्वारा, प्लस उसके साथ 1 कर देंगे, और फिर इसको जो है +1 और। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को इस पद्धति के अंदर चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50% वोट हासिल करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इन पदों पर आने वाले कैंडिडेट्स को टोटल पोल्ड वोट का, वैलिड वोट का 50% से ज्यादा वोट हासिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके अंदर दूसरे तरीके दिए गए हैं कि किन तरीकों से यह संभव किया जा सकता है। तो यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब वो तरीका कौन है कि अगर सपोज कोई कैंडिडेट किसी इलेक्शन में 50% वोट हासिल नहीं कर पाया है, या भारत का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है और वो 50% वोट नहीं ला पा रहा है, तो फिर कैसे बनेगा राष्ट्रपति? तो क्या उसके कोई दूसरे ऑप्शंस हैं? क्या उसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म है? तो है।
तो कौन सा है वो? तो अदर एस्पेक्ट्स क्या है इस चुनाव के, इसमें हम देखेंगे एक तो है प्लूरिटी वोटिंग सिस्टम, बहुलतावादी चुनाव प्रणाली। तो प्लूरलिटी वोटिंग सिस्टम क्या है? टू विन इलेक्शन कैंडिडेट शुड सिक्योर क्लियर मेजोरिटी और 50%। इसमें यह कह रखा है कि अगर कैंडिडेट को जीतना है तो 50% सीट होनी चाहिए, 50% वोटिंग आनी चाहिए उसके फेवर में, तब जाके वो चुनाव जीत सकता है। अब अगर नहीं आती है तो उसके लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सेकंड बैलेट सिस्टम, द्वितीय बैलेट प्रणाली। ये क्या हुआ? इस प्रणाली में यह कहा गया है कि अगर सपोज 5 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं और पांचों को 50% वोट किसी एक को नहीं मिला है, तो इस सिस्टम में यह कहा गया है कि जो 2 सबसे ज्यादा वोट शेयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा और उन दोनों के बीच में फिर से वोटिंग कराई जाएगी। और फिर से वोटिंग करने के बाद जो भी कैंडिडेट फिर से 50% अब तो आ ही जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? विनर बन जाएगा। और ये सिस्टम भारत में तो नहीं चलता है, बट फ्रांस में ये सिस्टम चलता है। तो यहां पे सेकंड बैलेट सिस्टम का प्रावधान हुआ। दूसरा तरीका क्या है, भारत में कैसे होगा? तो भारत में ये वाला चलता है ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। ये जो है वैकल्पिक मतदान प्रणाली है। और इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर यह कहा जाता है कि जो वोटर्स है, जिसने मतदान करना है, उसे जो कैंडिडेट्स खड़े हो रखे हैं उनको जो है वोट देना है, बट सबको देना है और प्रेफरेंस बेस्ड देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 अगर लोग खड़े हो रखे हैं तो पांचों को वोट देनी है और उन पांचों में से प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस। वोट दे दी, ऐसे तमाम लोग देंगे। उन तमाम लोगों में यह देखा जाएगा कि क्या किसी एक कैंडिडेट का 50% वोट आया है। अगर आ गया तो ठीक, बट नहीं आया तो तब ये वाला सिस्टम चलेगा कि जिस किसी कैंडिडेट के 5 में से मिनिमम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है, फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको बाहर कर दिया जाएगा और जिसने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, सेकंड प्रेफरेंस उसने बाकी किसी और को दी होगी, तो जो सेकंड प्रेफरेंस की वोट है वो बढ़ जाएंगे उनके बीच में। और बंटने के बाद फिर काउंटिंग शुरू की जाएगी और फिर चेक किया जाएगा कि क्या अब किसी एक कैंडिडेट के 50% वोट आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो वो कैंडिडेट जो है विनर बन जाएगा। भारत में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बार जो है सेकंड काउंटिंग की जरूरत पड़ी थी ज्यादातर, और बाकी टाइम पर जो है पहली काउंटिंग में जो है पहला कैंडिडेट जो है क्लियर हो गया था। तो ये जो है सिस्टम है कि किस प्रकार से भारत में चुनाव होने। तो जो तमाम चुनाव होते हैं भारत के अंदर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज, इन चुनावों में 2 चीजों का इस्तेमाल होता है और ये दोनों चीजें हमने पढ़ दी हैं। इसके साथ साथ में जो है जो चुनाव होते हैं भारत में, इनको हम कैटेगरीज में रख सकते हैं, टाइप्स बता सकते हैं कि कितने प्रकार के चुनाव भारत के अंदर होते हैं। तो ये चुनाव जनरली हम नाम से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला होता है जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। क्या है ये? जब जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सत्ताधारी दल अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करता है, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट में हो या कहीं और हो, अपने 5 साल पूरा करता है और उसके बाद फिर चुनाव होने हैं नॉर्मल टाइम पे, तो उस चुनाव को कहा जाता है जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव। तो ये तो आम चुनाव के अंदर आ जाएगा। दूसरा होता है इसमें मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव तब होगा जब लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, और जब डिसॉल्व हो जाएगी तो समय से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे, यानी जो टेन्योर 5 साल का था वो पूरा नहीं हुआ है, तो उससे पहले जब चुनाव कराने पड़ते हैं तो उस तरह के चुनाव को कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। तीसरा आता है इसमें बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन में क्या होता है,
पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी सदस्य रिजाइन कर दे 1, या फिर उसकी डेथ हो जाए 2, या फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए 3, या फिर कोई और कारण हो, मतलब सीट खाली हो गई है किसी चुनाव में, तो चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो तब जो है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुनाव कराया जाएगा उसे कहा जाएगा बाई इलेक्शन। ये जो है बाई इलेक्शन हो जाएगा। और चौथा होता है इसमें स्नैप पोल, ये भी चुनाव है। इसमें यह कहा जाता है कि अचानक यकायक अगर जो है लोकसभा विधानसभा भंग कर दी जाए अचानक और फिर से चुनाव कराया जाए तो उसको स्नैप पोल बोला जाएगा। जैसे अभी बात आ रही कि जो है 2029 से जो है भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रिंसिपल लागू होगा, यानी एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा विधानसभा और बाकी तमाम चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो एक साथ कैसे कराए जाएंगे, क्योंकि टेन्योर तो सबका आगे पीछे है, ठीक है, लोकसभा का टेन्योर 29 में खत्म होगा, परंतु विधानसभाओं के टेन्योर अलग अलग हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, भंग करनी पड़ेंगी। हालांकि उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, अभी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये जो है 4 प्रकार के चुनाव पैटर्न भारत के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी से संबंधित कई और पहलू हैं इसमें जो चुनाव सिस्टम को जो डिफाइन करते हैं, व्यवस्था बताते हैं। इसको हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।